हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होने चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अपना। आज हम स्टोरेज क्लासेस का जो हमारा टॉपिक है उसको हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरेज क्लासेस जो है 4 तरीके की होती हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ऑटो के बारे में बताया था कि ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होती है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि स्टैटिक। ठीक है जी, स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक क्लास है वो वेरिएबल और फंक्शन दोनों पे अप्लाई हो सकती है। और इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो रैम होता है और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0। और इसका जो स्कोप है वो विद इन अ ब्लॉक रहता है। ठीक है जी। और लाइफ टाइम की अगर हम बात करें टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, कि जब भी आप अपने प्रोग्राम का टर्मिनेशन करेंगे तब इसका टर्मिनेशन हो जाएगा। स्टैटिक क्लास को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कहते हैं कि द स्टैटिक मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विद लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। इसमें ये कह रहा है कि लोकल वेरिएबल हो चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो, दोनों ही तरीके के वेरिएबल को आप क्या बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल हो या लोकल हो, स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है जी। इट रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन फंक्शन। ठीक है। थर्ड है आपका ए स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एट वंस व्हेन इट्स ब्लॉक इज फर्स्ट एंटर। देखिए इसमें क्या है कि जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर आप इसको किसी भी वेरिएबल को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे और उसको फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन की जब भी कॉलिंग होगी तो कॉलिंग के टाइम पर क्या होगा कि जब पहली बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और जब आप दूसरी बार कॉल करेंगे तो फिर जो आपने स्टैटिक वाली जो लाइन लिखी होगी उसको वो डिक्लेयर मतलब उसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, आगे से कंसिडर करेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना पड़ता है स्टैटिक। जैसे ही आपने किसी के सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, वो वेरिएबल आपका स्टैटिक कीवर्ड बन जाता है। स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप के बाद आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे। उसके बाद आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि वैल्यू असाइन करना। इस बात का ये मतलब है कि जब भी आप फंक्शन बनाएंगे मतलब आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो ये मैंडेटरी है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही दे दें। नीचे एग्जांपल आप देखेंगे, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने लिया। वेरिएबल का नाम हमारा है ए और बराबर का निशान लगा के यानी कि इनिशियलाइजेशन करके हमने उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1। तो अब एक जो ए है इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गई है। ये एक इसमें मैंडेटरी पार्ट है कि आप जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को तो आप उसको वैल्यू असाइन वहीं पर करेंगे, चाहे वो आपका लोकल वेरिएबल हो चाहे वो आपका ग्लोबल वेरिएबल हो। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि आप स्टैटिक वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं और क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक वेरिएबल में और ऑटो वेरिएबल में। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम के अंदर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 हेडर फाइल हमने लगा दी। नॉर्मल हेडर फाइल आपको यहाँ पे लगानी है, एक आपकी stdio.h है और एक आपकी conio.h है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void जिसका रिटर्न टाइप है void और फंक्शन का नाम है fun, fun नाम का फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया है और ब्रैकेट बंद करके एंड ऑफ लाइन लगा दिया। ये क्या है, ये फंक्शन का क्या है, डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन इन द सेंस कह लीजिए आप प्रोटोटाइप है फंक्शन का। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि फंक्शन इस प्रोग्राम इस क्लास के मतलब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम इस नाम का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन है वो मेन मेथड के बाद में दी गई है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड बनाया।
मेन मेथड बना के हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने मेन मेथड बनाने के बाद बॉडी शुरू करी और उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपकी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हुई उसके बाद आपने क्या किया, पहली बार देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो पहली बार कॉल हो रहा है, फर्स्ट टाइम। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाती। हमने क्या किया, वॉइड हटा दिया वहाँ से और लिख दिया फन। पहली बार जैसी फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारा फंक्शन कहाँ पहुँचेगा, आपके कंपाइलर कहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी डेफिनेशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद वॉइड फन नाम का फंक्शन रीड होना शुरू होगा। वॉइड फन नाम का फंक्शन लिखा, बॉडी शुरू करी। अब इसके अंदर हमने बॉडी में लिखा हुआ है कि इंट ए नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने 1 वैल्यू यहाँ पर असाइन करा दी है। ये जो वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है और ये ऑटो स्टोरेज क्लास का है, यानी कि ऑटो स्टोरेज क्लास इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। क्योंकि इस कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप किसी भी क्लास के सामने कोई क्लास का स्टोरेज क्लास का नाम नहीं लिखते तो वो स्टोरेज क्लास कैसी होती है, ऑटो होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऑटो है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, ए में यहाँ पे 1 डाल दिया है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी लाइन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 1 और उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देखिए इसका ये नियम है, स्टैटिक किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। कीवर्ड लगाने के बाद उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा और हाथ के हाथ आपको वैल्यू इनिशलाइज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, बी में यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंटफ के अंदर परसेंटाइल डी लगा रखा है, फिर उसके बाद में गैप मेंटेन किया हुआ है, फिर परसेंटाइल डी लगा रखा है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया और आपने देखा कि आगे ए कॉमा बी यानी कि पहले वाला ए की वैल्यू को डिनोट कराएगा और दूसरे वाला बी की वैल्यू को डिनोट कराएगा। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगी। थोड़ा सा गैप प्रिंट होगा, मतलब गैप मेंटेन होगा और उसके बाद बी में 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर इंक्रीमेंट किया हुआ है। ये हमारा 2 तरीके का इंक्रीमेंट होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर हमने जो इंक्रीमेंट यूज़ किया है वो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है, यानी कि पहले वैल्यू लाई करती है और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अभी जो ए की वैल्यू थी उसमें क्या इंक्रीमेंट हो गया, 1 की जगह 2 हो गया। ठीक है, अभी आप ध्यान देंगे ए में ए 1 की जगह 2 हो गया है। देन उसके बाद जो बी है, बी एक स्टैटिक वेरिएबल था तो उसमें भी 1 था और 1 के बाद उसमें कितना हो गया इंक्रीमेंट करके, 2 हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम की यहाँ पे मेन वॉइड फन नाम के फंक्शन की बॉडी हमारी यहाँ पे बंद हो गई। बॉडी बंद होने के बाद हमारा कंट्रोल वापस कहाँ पहुँच गया, मेन मेथड के अंदर चला गया। जब हमने फंक्शन को पहली बार कॉल किया था फन को, ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर जो मैंने अभी भी समझाया ये हुआ। देन उसके बाद हम जब हमारा जो कंपाइलर है वो मेन मेथड में वापस चला गया तो हमने फन नाम के फंक्शन को देखा कि अगली लाइन में दोबारा कॉल कर लिया। ठीक है, एक बार कॉल कर लिया था हमने, फिर से उसको कॉल कर लिया। जैसे ही आपने उसे फिर से कॉल किया तो कंपाइलर क्या करेगा, दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे फन वॉइड फन नाम का जो मेथड है उसकी डेफिनेशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देके अब दोबारा देखिए कि क्या होता है। वॉइड फन नाम के डेफिनेशन पे पहुँचा, बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद उसमें देखा वहाँ पे लिखा हुआ इंट ए इक्वल्स टू 1। तो अभी क्या होगा कि ए में 1 वैल्यू दोबारा असाइन हो जाएगी, यानी कि डिक्लेरेशन दोबारा हुआ और वैल्यू असाइन हो गई 1। अब जब ये फंक्शन दूसरी बार कॉल हो रहा था तो जो स्टैटिक इंट बी इजिकल टू 1 वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि पूरे एग्जीक्यूशन टाइम पर स्टैटिक वाली लाइन को जहाँ पर भी लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में स्टैटिक, उसको पूरे एग्जीक्यूशन टाइम पर सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट किया जाएगा और वो भी पहली बार, जब वो पहली बार एग्जीक्यूट होगा। तो अभी उसके बाद ये वाली लाइन तो चलेगी नहीं स्टैटिक वाली, फिर क्या होगा, आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट में पहुंच जाएंगे। आपने लिखा वहाँ पे प्रिंट है परसेंटाइल डी,
फिर गैप मेंटेन किया, फिर परसेंटाइल डी लगा के सिलेक्शन लगा दिया। अभी यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो ए में कितना वैल्यू है 1, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर इससे पहले वाले में तो ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी, इंक्रीज़ तो ज़रूर हुई थी ए की वैल्यू, पर प्रिंट कराने के बाद हुई थी, और बाद में जब दोबारा फंक्शन कॉल किया तो ए की जो वैल्यू थी 2 वो ख़त्म हो गई, और उसका दोबारा से डिक्लेरेशन हुआ इंट ए इक्वल्स टू 1। तो इस बार यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अब याद करिए जब इससे पहले फंक्शन को कॉल किया गया था तो बी की वैल्यू लास्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हो चुका था, भाई पहले क्या था, ए में प्रिंट हो गया 1, बी में प्रिंट हो गया 1, फिर ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 2 और बी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई 2। तो वैसे तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 2, क्यों आएगी 2, नहीं आएगी 2, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया हुआ है, डिक्लेरेशन जो है और इनिशियलाइजेशन दोबारा करना पड़ा आपको, और वो ऑटो था, ठीक है। तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो ए में क्या आ गया, फिर से 1 आ गया, आपने फिर से 1 को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बी की। अब बी में जब लास्ट टाइम हमने किया था तो बी की वैल्यू हो गई थी 1 प्रिंट करने के बाद में 2, और जब यहाँ पे हमने फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो दोबारा कॉल करते टाइम क्या हुआ, स्टैटिक इंट बी इजिकल टू 1 वाली लाइन ही एग्जीक्यूट नहीं हुई, और जब लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो बी में 2 ही रहा, 1 नहीं डाला गया दोबारा। तो बी में क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका 2 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद ए में फिर से इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि ए में इस बार फिर से 2 हो गया, और बी में इंक्रीमेंट करके, क्योंकि बी में तो 2 था तो उसका इंक्रीमेंट करके कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद। पर अभी प्रिंट कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 1 प्रिंट हुआ पहले 1 1, फिर उसके बाद 1 और 2 प्रिंट हुआ। अब ए में कितना हो गया 2 और बी में कितना हो गया 3, तो उसके बाद क्या है, बॉडी बंद है फन नाम के फंक्शन की। तो हमारा कंपाइलर कहाँ पहुँचेगा, मेन मेथड में पहुँच जाएगा अपने आप। अब मेन मेथड में वो पहली बार फन को कॉल कर चुका है, दूसरी बार फन को कॉल कर चुका है, फिर उसने क्या किया, फन नाम के फंक्शन को तीसरी बार कॉल किया। तो हमारा कंपाइलर क्या काम करेगा, फिर से जाएगा मेन उसके वॉइड फन नाम के फंक्शन के पास में। जैसे ही वॉइड फन नाम के फंक्शन के पास में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर क्या है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 का डिक्लेरेशन किया हुआ है, और हाथ के हाथ ही हमने उसको ए को 1 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दी। अभी ए की वैल्यू पहले क्या हो गई थी, इंक्रीमेंट करके 2 हो गई थी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी, और नई वैल्यू आपके सामने दोबारा से डिक्लेरेशन होगा इंटीजर ए इक्वल्स टू 1। तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब ये स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू 1 वाली लाइन इस बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे एग्जीक्यूशन टाइम पर सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगी वो लाइन, और ये तो आप इसको तीसरी बार कॉल कर रहे हो, तो ये लाइन तो चलने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद बात आती है प्रिंटिंग स्टेटमेंट की, ठीक है। अभी बी के अंदर क्या वैल्यू थी, बी के अंदर हमारी आ गई थी 3 वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने क्या किया, परसेंटाइल डी लगाया, स्पेस दिया, फिर परसेंटाइल डी लगाया और स्लैशन लगा दिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू को डिस्प्ले करा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, और फिर क्या किया, बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा। अभी क्या, बी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीमेंट हो गया था लास्ट टाइम, तो वैल्यू हो गई थी वहाँ पर हमारी 3, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, 3 वैल्यू हमारी यहाँ पर ये डिस्प्ले कर जाएगा। देन उसके बाद फिर हमारा ए में फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब ए में क्या था 1, और 1 के बाद कितना हो गया 2, और बी में क्या था 3 था, तो बी में क्या किया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद कितना हो जाएगा, वहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा। उसके बाद आपके फन नाम के फंक्शन की यहाँ पे हमने बॉडी क्लोज कर दी। बॉडी क्लोज करने के बाद हमारा जो कंपाइलर है वो कहाँ पहुँचेगा, मेन मेथड में पहुँचेगा। देन उसके बाद उसने देखा कि मेन मेथड में हमने 3 बार फंक्शन को तो कॉल कर लिया, उसके बाद हमने किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गेट सी एच लिखा हुआ है। गेट सी एच क्या काम करेगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाएगा और आपका आउटपुट दिखाएगा। किस तरीके से, देखते हैं आउटपुट क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 2 और 1 3, और बीच में गैप मेंटेन होगा। तो ये आपका आउटपुट दिखाएगा। आप अपनी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे और गेट सी एच जो है सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, और रीड करने के बाद आपके प्रोग्राम को होल्ड करवा करके आपका प्रोग्राम ख़त्म कर देगा। और उसके बाद आपने मेन मेथड की यहाँ पर बॉडी बंद कर दी। आउटपुट पे नज़र डालते हैं क्या आया।
देखिए पहली बार आपने क्या किया, जब फन नाम के फंक्शन को कॉल किया तो ए की वैल्यू कितनी रही 1 और बी की वैल्यू कितनी रही 2, वो 1, ठीक है। फिर जब आपने दूसरी बार फन नाम के फंक्शन को कॉल किया तो लोकल वेरिएबल होने की वजह से, ठीक है, और ऑटो वेरिएबल होने की वजह से ए में दोबारा से 1 आ गया। पर जो बी था वो स्टैटिक था, तो उसमें क्या हुआ, वैल्यू इस बार चेंज हो गई क्योंकि इंक्रीमेंट कर चुके थे हम बाद में, तो जो वैल्यू लास्ट वाली थी वही कंसिडर करेगी, तो 2 आ गया। उसके बाद क्या आया, फिर से जब आपने कॉल किया तीसरी बार तो 1 आया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, 2 की बजाय इंक्रीमेंट करने के बाद 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स का बेनिफिट ये है कि आप उनका इनिशियलाइजेशन एक बार कर दीजिए और बार बार आपको उसको डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो फंक्शन के अंदर कहीं लिखा हुआ है। अगर पूरे प्रोग्राम में वो कहीं भी लिखा हुआ है तो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके मतलब आपका जो कंपाइलर है वो उस लाइन पर कितनी बार भी चला जाए, पहली बार जब वो जाएगा तभी एग्जीक्यूशन होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल हो ग्लोबल वेरिएबल हो, आप उसको स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।